ईरान और इजराइल, मतलब दो ऐसे देश जिनके बीच कोई सीधी सीमा नहीं है, फिर भी उनका टकराव मध्य पूर्व की शायद सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक बन गया है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं। शीर्षक है द थॉर्नी रूट्स ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों के जरिए समझें कि ये जो इतना लंबा और उलझा हुआ संघर्ष है, इसकी जड़ें आखिर कहाँ-कहाँ फैली हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा थॉर्नी रूट्स, मतलब कांटेदार जड़ें, ये शीर्षक ही काफी कुछ बता देता है। ये कोई आमने सामने की सीधी साधी लड़ाई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये स्रोत भी इशारा करते हैं, ये तो विचारधारा, इतिहास, फिर वो क्षेत्रीय दबदबे की जो होड़ है और बाहरी ताकतों का दखल, इन सब का एक क्या कहते हैं, एक पेचीदा सा जाल है। सही कहा। तो चलिए सबसे बुनियादी मुद्दे से शुरू करते हैं। विचारधारा, इन स्रोतों में इसके बारे में क्या खास बताया गया है? देखिए, स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि टकराव का एक बहुत बड़ा कारण है दोनों देशों की जो बिल्कुल विपरीत, एकदम अलग राजनीतिक और धार्मिक पहचान है। एक तरफ है ईरान, जो 1979 की क्रांति के बाद बना एक शिया इस्लामिक गणराज्य, और उसकी विदेश नीति में अक्सर पश्चिमी प्रभाव और खासकर इजराइल का विरोध ये एक अहम हिस्सा रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल। हाँ, दूसरी तरफ इजराइल एक यहूदी लोकतांत्रिक राज्य है, और बात यह है कि उसकी स्थापना, उसके अस्तित्व को ही ईरान की जो मौजूदा व्यवस्था है वो मान्यता नहीं देती, सिरे से खारिज करती है। और ये जो ईरान बार बार इजराइल को ज़ायोनी शासन कहता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं होगी? स्रोत इसके गहरे मतलब बताते होंगे? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात को साफ करते हैं कि ज़ायोनी शासन शब्द का इस्तेमाल महज राजनीतिक आलोचना नहीं है, ये असल में इजराइल के अस्तित्व के अधिकार पर ही सवाल उठाना है। तो ये सिर्फ आप समझें कोई नीतिगत असहमति नहीं है, ये एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल वैचारिक विरोध है, और यही चीज किसी भी तरह के सामान्य रिश्ते की संभावना को बेहद मुश्किल बना देती है। इससे पता चलता है कि ये टकराव कितना गहरा है। तो ये जो विचारधारा है, ये सिर्फ बातों या बयानों तक तो सीमित नहीं रहती होगी। स्रोत ये भी बताते होंगे कि कैसे ये जमीन पर उतरती है, मतलब प्रॉक्सी यानी छद्म युद्धों की शक्ल कैसे लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत इस पहलू पर काफी तफसील से बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि दोनों देश सीधे तौर पर एक बड़े फुल स्केल युद्ध से बचते हैं। वो महंगा पड़ेगा, खतरनाक होगा। हाँ, जाहिर है। तो वो अक्सर दूसरे देशों या फिर कुछ समूहों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। इसे ही हम प्रॉक्सी संघर्ष कहते हैं। स्रोत इसमें खास तौर पर जिक्र करते हैं लेबनान में हिजबुल्ला का और गाजा में हमास जैसे समूहों का, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान के लिए ये समूह इजराइल के खिलाफ एक तरह से प्रतिरोध का मोर्चा है। और इजराइल के लिए, इजराइल के नजरिए से ये समूह क्या है? स्रोतों में क्या है इस पर? इजराइल के नजरिए से जो स्रोत भी साफ करते हैं, ये समूह सीधे सीधे आतंकवादी संगठन है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक तात्कालिक, एक सीधा खतरा है। वो इन्हें ईरान के हथियारबंद दस्तों की तरह देखता है, जो उसकी सीमाओं पर ही सक्रिय हैं। इसलिए इजराइल की लगातार कोशिश रहती है कि इन समूहों को कमजोर किया जाए, और इसी कोशिश में अक्सर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ जाता है। तो ये प्रॉक्सी लड़ाइयों का शोर तो है ही, लेकिन इसके बीच एक और बड़ी चिंता है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में जरूर होगा, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही संवेदनशील पहलू है इस पूरे मामले का। स्रोत बताते हैं कि इजराइल और कई पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा से शक की निगाह से देखते आए हैं। डर क्या है इजराइल को? इजराइल को खास तौर पर डर ये है कि ईरान कहीं परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल ना कर ले, जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा मानता है। हालांकि ईरान का स्टैंड हमेशा यही रहा है, वो लगातार कहता है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली वगैरह बनाने के लिए है। लेकिन क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि ये सिर्फ शक है, या कुछ ठोस वजहें भी रही हैं इस अविश्वास के पीछे, कुछ घटनाएं? हाँ, स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पिछले सालों में ईरान की कुछ गुप्त परमाणु गतिविधियों का खुलासा हुआ, या फिर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के साथ सहयोग में कभी कभी कमी देखी गई। अच्छा। और साथ ही ईरान के कुछ नेताओं के जो इजराइल विरोधी बयान हैं, उन्होंने भी इस शक को और गहरा किया है।
दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश और इजराइल उस पर दोहरे मापदंड अपना रहे हैं और उसके जो शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपसी अविश्वास है ना, ये इस मुद्दे को और ज्यादा उलझा देता है। तो ये वैचारिक मतभेद हो गए, फिर ये प्रॉक्सी युद्ध और ये परमाणु चिंताएं, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। क्या हम इसे क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष कह सकते हैं, रीजनल पावर स्ट्रगल? निश्चित रूप से, बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये सारे मुद्दे असल में मध्य पूर्व में प्रभाव और दबदबे की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। ईरान, जैसा कि ये दस्तावेज दिखाते हैं, वो इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, इन देशों में अपना असर बढ़ाना चाहता है। इसे वो अपना एक रणनीतिक अधिकार जैसा समझता है। और इजराइल? दूसरी तरफ इजराइल और उसके जो सहयोगी देश हैं, खासकर खाड़ी के कुछ अरब राज्य, वो ईरान के इस बढ़ते प्रभाव को पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। तो ये एक तरह की जीरो सम गेम वाली स्थिति दिखती है, जैसा इन स्रोतों से लग रहा है। मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही होगा। काफी हद तक ऐसा ही है। स्रोत यही तस्वीर पेश करते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के हर कदम को शक की निगाह से देखते हैं, हर चाल को काउंटर करने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। इससे होता क्या है कि एक स्थायी तनाव का माहौल बना रहता है, जहां किसी भी छोटी सी घटना के बड़े टकराव में बदलने का खतरा वो हमेशा बना रहता है। तो अगर हम इन स्रोतों के आधार पर एक सार निकालें, एक निचोड़ पर पहुंचें, तो बात यह है कि ईरान इजराइल संघर्ष की जड़ें सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि वो गहरी वैचारिक भिन्नताओं में हैं, प्रॉक्सी समूहों के एक जटिल नेटवर्क में हैं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं से जुड़े डर में हैं और पूरे मध्य पूर्व पर अपना दबदबा कायम करने की जो जिद है उसमें उलझी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सभी कारक, ये सभी फैक्टर एक दूसरे से बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हवा देते हैं और यही वजह है कि ये संघर्ष इतना पेचीदा और सुलझाने में इतना मुश्किल बन जाता है, जैसा कि हमें ये उपलब्ध सामग्री भी दिखा रही है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी संघर्ष की नींव में इतने सारे कांटेदार पहलू हों, जैसा ये स्रोत हमें बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता सच में निकल सकता है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि इन गहरी जड़ों तक जाकर कोई स्थायी शांति की तरफ ले जाए? ये सवाल शायद हमें आगे भी सोचना होगा।